हेलो फ्रेंड्स, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स जो बहुत सारे एग्जाम में काम आता है, बहुत सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काम आता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं उनमें काम आता है। तो उसके जो सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो लीव रूल्स हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, द डेट on which CCS leave rules 1972 came into effect is 1st January 1972, 2nd April 1972, 1st June 1972 and 15 August 1972। ईयर तो सब में सेम है 1972, लेकिन जब ये एप्लीकेबल हुए थे, जो अप्लाई हुए थे, जब से कम इनटू इफेक्ट, इट वाज ऑन 1st जून। सेकंड क्वेश्चन, CCS लीव रूल्स 1972 इज नॉट एप्लीकेबल टू, यानी ये किस पर एप्लीकेबल नहीं है? पर्सन्स अपॉइंटेड ऑन सिविल सर्विसेज, एम्प्लॉयज ऑन नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल कैंटीन्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड इन सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, persons paid from contingencies। So this is the right answer for this, persons paid from contingencies। Question number 3, CCS leave rule 1972 applies to a person serving under central government deputation from a state government। जो स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल सर्विस में डेप्यूटेशन पर आया है, यानी कुछ टाइम के लिए आया है, तो उसको कब तक उसके ऊपर जो है लीव रूल है कब लगेगा? तो फॉर द रेस्ट ऑफ हिज सर्विस, फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन, फ्रॉम द डेट विच ज्वाइनिंग स्टेट गवर्नमेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन, जब तक वो उस किस पर आएगा, डेप्यूटेशन पर आएगा, तब तक के लिए लीव रूल एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी शेड्यूल डज द सीसीएस लीव रूल्स कंटेन। जो सीसीएस लीव रूल है वो आप लोगों को पता भी होगा कि हाफ ईयरली और जो फर्स्ट हाफ है और सेकंड हाफ है, 2 हाफ ईयर में ये होता है। तो ये कितने होंगे इसके 2 शेड्यूल कंटेन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एन अथॉरिटी competent to grant leave is contained in the। तो इसका जो वो है किस रूल में होगा? रूल 3 डेफिनेशन, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल और फर्स्ट शेड्यूल। तो ये जो होगा ये फर्स्ट शेड्यूल में आएगा, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल से ही सारे जो ऑर्गेनाइज होते हैं रूल्स, वो सारे फर्स्ट शेड्यूल से ऑर्गेनाइज होंगे। द वर्ड वैकेशन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीव रूल्स मीन्स। जो लीव रूल्स हैं उसका क्या वो होगा वैकेशन डिपार्टमेंट का? ए डिपार्टमेंट विच वर्क ड्यूरिंग वैकेशन, ए डिपार्टमेंट विच रेगुलर वैकेशंस आर अलाउड, और ए डिपार्टमेंट वेयर वर्कर्स फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट्स कम टू वर्क, और ए डिपार्टमेंट विच डज नॉट काउंट वर्क डन ड्यूरिंग वैकेशन। तो इसका हो जाएगा ए डिपार्टमेंट टू विच रेगुलर वैकेशंस आर अलाउड। क्वेश्चन नंबर 7, CCS लीव रूल्स विल अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑन। क्या ये गवर्नमेंट सर्वेंट पर अप्लाई होंगे और कब होंगे? टेम्परेरी ट्रांसफर्स टू इंडियन रेलवेज, टेम्परेरी ट्रांसफर टू स्टेट गवर्नमेंट और फॉरेन सर्विसेज विद इन इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो 7th का आंसर हो जाएगा ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, according to leave rules, an authority competent to grant leave cannot refuse or revoke a leave applied under। ये कौन से रूल के अंदर आता है कि जो अथॉरिटी होती है वो उसको रिवोक कर सकती है, लीव को रिफ्यूज कर सकती है? ये कौन से रूल के अंदर आता है? तो रूल नंबर 20 के अंदर ये कंटेन है, रूल नंबर 20। तो इसका आंसर रूल नंबर 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, what is the reason for denying earned leave during the last 10 years of service। एक पर्सन को अपनी कंप्लीट सर्विस उसने कर ली है, लास्ट 10 years उसके बचे हुए हैं, तो उसको किस लिए उसको मना नहीं करते हैं? जो वो अर्न लीव को लेता है तो उसको डिनाई नहीं किया जाता। टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सर्विस बाय रिफ्रेशिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट, टू डिक्रीज द accumulation of earned leave, the government servant has only few years left for his retirement and the leave sanction authority does not have the power to refuse earned leave। तो to decrease the accumulation of earned leave, जो earned leave है उसके
एक्यूमुलेशन को डिक्रीज करने के लिए उसको डिनाई नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 10, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्ड ऑन इनवैलिड पेंशन इफ री एम्प्लॉयड इज अलाउड टू काउंट हिज सर्विस फॉर लीव, क्या जो उसकी सर्विस है आगे की बाद वाली जो रिज्वाइन करता है तो क्या वो लीव रूल के लिए होगी। ही इज allowed to count his service for pension, he is allowed encashment of leave, he is allowed carry forward of leave, none of the above। अगर वो पेंशन के लिए अलाउड होता है तो वो लीव रूल के लिए भी परमिसिबल होगा। तो ये 10th का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्लेम टू लीव इज रेगुलेटेड बाय द रूल्स इन फोर्स एट द टाइम द लीव इज अप्लाइड एंड ग्रांटेड, जब वो उसको अप्लाई करता है और ग्रांट होती है उसके लिए, या डेबिटेड टू द लीव अकाउंट और अवेल्ड और एनकेस्ड, तो जब वो उसके लिए अप्लाई करता है और उसको ग्रांट होती है उसी के लिए ये अवेलेबल होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव granted on medical certificate may be commuted retrospectively into leave not due subject to provision of, ये किस रूल के अकॉर्डिंग इसमें नहीं होगा, तो ये होता है रूल नंबर 31 रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होगा। EL कैन बी कंबाइंड विद, जो EL है वो किसके साथ कंबाइंड हो सकती है, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो ये कैजुअल लीव होती है, ये जो कैजुअल लीव है, ये कैजुअल लीव किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं होती है। हाफ पे लीव के साथ कंबाइन नहीं होगी, मैटरनिटी लीव के साथ कंबाइन नहीं होगी, तो कैजुअल लीव अर्न लीव के साथ भी कंबाइन नहीं होगी। यहाँ इस ऑप्शन में भी कैजुअल लीव आया है, तो कैजुअल लीव के साथ ये EL कंबाइन नहीं होगी। कैजुअल लीव के साथ तो कोई भी लीव कंबाइन नहीं होगी, सिक लीव, हाफ पे लीव, मैटरनिटी लीव, और इसमें भी कैजुअल लीव आया है, तो इनके साथ ये कंबाइन नहीं होंगी। तो किसके साथ कंबाइन हो सकती है, EL, सिक लीव, हाफ पे लीव और मैटरनिटी लीव के साथ हम EL को कंबाइन कर सकते हैं। EOL इज ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है गवर्नमेंट सर्वेंट को कब हो सकती है, when no other leave is admissible or on request, when government servant is on notice period of VRS before superannuation or none of the above। तो इसका यही आंसर हो जाएगा ए, when no other leave is admissible or on request, जब उसके अकाउंट में कोई लीव भी नहीं है और उसकी वो पर्सनली रिक्वेस्ट करता है तब उसको ये ग्रांट होती है। Encashment of earned leave up to 10 days at the time of availing LTC is permitted provided a balance of how many days of EL is available at the credit of a government servant। एक उसको जो सर्वेंट को है LTC अवेल करते टाइम 10 डेज का जो एनकैशमेंट है कब मिल सकता है, उसकी नेसेसरी कंडीशन है 180 डेज नो, 145 डेज नो, 30 डेज। जब उसको 30 डेज उसके पास वहां पर लीव होंगी, बची हुई बैलेंस होंगी, तब उसको मिल सकता है, यानी लेने के बाद 30 डेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू CCS लीव रूल्स मींस कंटिन्यूअस सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी बट नॉट काउंटिंग लीव, और कंटिन्यूअस सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी एंड लीव बट नॉट EXOL extra ordinary leave, continuous service under central government including period spent on duty and leave including एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो यहाँ यही आंसर हो जाएगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लीव है वो भी उसमें काउंट हो जाएंगी, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस में काउंट होंगी। What is the maximum period of leave of any kind which can be allowed to a government servant? तो सबसे इजी क्वेश्चन है में से ये क्वेश्चन आता है, तो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है वो 5 इयर्स की मैक्सिमम लीव मिल सकती है एक कंटिन्यूअस पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 18, पैटर्निटी लीव इज अलाउड ओनली फॉर 15 डेज। Paternity leave is always allowed only for 15 days. What is the maximum amount of study leave which can be availed by a government servant other than CHS officer in his entire service? मैक्सिमम स्टडी लीव कितनी मिल सकती है, तो इसका जो होता है 24 मंथ्स की मैक्सिमम स्टडी लीव मिल सकती है।
क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ EL that can be held at credit by a government servant। एक गवर्नमेंट सर्वेंट को EL जो है क्रेडिट में हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं? तो इसका जो आंसर होता है 300 मैक्सिमम होती है। व्हाट इज द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट की डेट ऑफ जो रिटायरमेंट होती है वो क्या होती है? आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ही अटेन्स द एज ऑफ सुपर एन्युएशन। यही इसका आंसर हो जाएगा ए, जो उसका आफ्टरनून है, फोरनून नहीं होगा, ध्यान रखना है, ये कब होगा? आफ्टरनून होगा। तो आफ्टरनून में ही उसको ये अवेलेबल होगा। इफ एन ऑफिशियल इज रिकॉर्ड टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज लीव ही मे बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। जब उसको बुला लिया गया है तो वो कौन से उस पर होगा? तो ये ऑन ड्यूटी ही काउंट होगा, उसको लीव में काउंट नहीं करेंगे, एब्सेंट भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं आएगा। कैजुअल लीव्स कैन बी कंबाइंड विद, जो कैजुअल लीव है वो किसके साथ कंबाइन हो सकती है? मैंने बताया था कैजुअल लीव किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं होती है, लेकिन स्पेशल कैजुअल लीव के साथ इसको कंबाइन किया जा सकता है केवल, क्योंकि कैजुअल लीव है, ये भी कैजुअल लीव और स्पेशल कैजुअल लीव सेम थिंग है। क्वेश्चन 24, combination of study leave with earned leave shall not generally involve a total absence of more than। अगर हम जो स्टडी लीव है जो 24 मंथ्स की है उसको हम कंबाइन करते हैं किसी भी लीव के साथ में, तो वो क्या 16 मंथ की हो, 24 की तो वैसी ही होती है, 24 मंथ्स की या 36। तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, 28 मंथ्स और 36 मंथ्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होगा? 28 मंथ्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाफ ए डे लीव कैन बी टेकन फ्रॉम। तो हाफ ए डे लीव जो होती है, हाफ डे लीव, उसको हम अर्न लीव से नहीं ले सकते, हम सिक लीव से भी नहीं ले सकते। तो कैजुअल लीव और हाफ पे लीव से भी नहीं ले सकते। हम इसको किससे लेते हैं? जो हमारे पास हाफ डे लीव है वो कैजुअल लीव से ही लेते हैं। ये मैंने आप लोगों को जो CCS लीव रूल्स हैं उसके 25 क्वेश्चंस कराए हैं, तो 25 क्वेश्चंस के सेट में आप लोगों को स्टडी करने के लिए मिलते रहेंगे। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसका लाभ उठाइए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए और क्रैक कीजिए। आई होप सो आप क्रैक करेंगे। मेरे साथ इन वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई है तो आप यहाँ सामने जो दो वीडियो दी गई हैं उनको भी आप देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे लीव रूल की जो वीडियोज़ आने वाली हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ सकें, समझ सकें। धन्यवाद।